नमस्कार। चलिए हम लोग अपनी जो टीचिंग के प्रोसेस चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको छोटा सा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे, ब्लूम की पाठ्य योजना या व्यू रचना। पहले मैं आपको बता दूं ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 100% नंबर यूपी टेट और उसमें आएगा आपकी परीक्षाओं में। इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको पता भी है, इसके बारे में आप पहले जानते हैं, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए भाई, हम लोग जब बीएड और बीटीसी करते हैं तो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान बनवाए गए होंगे हम लोगों से। तो जो लेसन प्लान बनते हैं वो किस आधार पर बनते हैं? तो भाई दो आधार हैं लेसन प्लान बनाने के, एक हर्बर्टियन और एक ब्लूम का। एक हर्बर्ट का लेसन प्लान बनता है और एक ब्लूम का लेसन प्लान बनता है। तो भाई हर्बर्ट के लेसन प्लान के बारे में हम लोग शिक्षण विधियों की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि इन्होंने कहा था कि पंचपदी प्रणाली होनी चाहिए, शिक्षण को 5 पदों में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम की व्यू रचना या ब्लूम की पाठ्य योजना। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ब्लूम ने पहली बार, इनके बारे में आपको बता दूं, 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखी। टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखी, जिसमें ब्लूम ने बताया शिक्षण उद्देश्य आधारित होना चाहिए। उद्देश्य आधारित होना चाहिए। यानी पहली बार कोई मनोवैज्ञानिक आता है और उसने ये बताया कि अच्छा शिक्षण वही है जो उद्देश्यों के आधार पर हो। कि भाई ये नहीं कि आप टीचर हैं तो आप टीचर बन गए और आप क्लास में गए और आप डायरेक्ट पढ़ाने लगे। तो ब्लूम कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण शिक्षण वही है जिसमें क्या होगा, पहले से यानी क्लास में जाने से पहले ही हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कुछ उद्देश्य होने चाहिए कि आज की 30 या 35 मिनट की क्लास में हम ये प्रक्रिया करेंगे और इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे। तो पहली बार किसी ने कहा कि शिक्षण क्या होता है, उद्देश्य आधारित होता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि किसने कहा था कि शिक्षण उद्देश्य आधारित होता है। तो ये बेंजामिन ब्लूम कहते हैं और उनकी किताब का नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। कब लिखी? 1956 में। और इसमें इन्होंने क्या कहा, ब्लूम ने बताया कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, उद्देश्य आधारित होना चाहिए। कि भाई अगर हम अच्छा शिक्षण करना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लास में जाकर ना पढ़ाने लगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चे ने कहा सर गिनती पढ़ाई जा रही थी और आपने गिनती को शुरू कर लिया। नहीं, पहले से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, पहले से उद्देश्य होने चाहिए कि आज हम 35 मिनट की क्लास में क्या करेंगे, कैसे उद्देश्यों को पूरा करेंगे। तो इस तरीके के जो शिक्षण की बात है, उद्देश्य आधारित या लक्ष्य आधारित शिक्षण की बात किसने बताई थी? ब्लूम ने बताई थी। इसीलिए इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम की व्यू रचना के नाम से भी जानते हैं, या नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ब्लूम की पाठ्य योजना। तो भाई ब्लूम की पाठ्य योजना यही थी कि शिक्षण वही होता है, शिक्षण वही अच्छा होता है जिसमें उद्देश्य पहले से निर्धारित हो। ठीक है, अब कितने उद्देश्य होने चाहिए कि भाई हम 30 मिनट की क्लास लेने जा रहे हैं, कितने उद्देश्य होने चाहिए हमारी क्लास में, कैसे उन उद्देश्यों को पूरा करें, क्या क्या क्रियाएं करें। तो ब्लूम ने सबके बारे में विस्तृत बताया है कि इस तरीके से शिक्षण को होना चाहिए, इस तरीके से हम शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य इन्होंने बताया, कैसे उनकी पूर्ति होगी, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखी, जिसमें ब्लूम ने बताया कि शिक्षण उद्देश्य आधारित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष होते हैं, इसलिए तीनों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि भाई 3 पक्ष शिक्षण के होते हैं, ठीक है, और तीनों पर ध्यान देना चाहिए। नॉर्मली टीचर क्या करते हैं कि वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि क्लास में बच्चा इसको सीख जाए, अच्छा नंबर पा जाए और परीक्षा में पास हो जाए, लेकिन ब्लूम कहते हैं ऐसा नहीं है।
शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं, 3 डोमेन होते हैं, और हमें तीनों डोमेन पर, तीनों पक्षों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। इसलिए शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, कि भाई जब डोमेन 3 होते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी कितने होंगे, 3 होंगे। यानी हम अगर अच्छा शिक्षण करना चाहते हैं तो हमें शिक्षण के तीनों पक्षों पर बराबर ध्यान देना होगा, हमें शिक्षण के तीनों पक्षों को समझना होगा। जो 3 पक्ष कौन थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। 3 पक्ष शिक्षण के होते हैं। कौन कौन से तीनों पक्ष? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कि जब तक हम इन तीनों पक्षों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा शिक्षण बेहतर नहीं होगा। और 3 पक्ष होते हैं, इसलिए शिक्षण के उद्देश्य भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। कि अगर हम क्लास में जा रहे हैं आज 35 मिनट की क्लास में, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम बच्चे को ज्ञान दें, उसके भावों को बदले, उसकी क्रियाओं को बदले। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये 3 पक्ष भी होते हैं शिक्षण के, और यही 3 उद्देश्य भी होते हैं। तो जब तक इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी तब तक हमारा शिक्षण एक बेहतर शिक्षण नहीं कहा जाएगा, एक जो इफेक्टिव, एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण नहीं हो सकता। तो एक अच्छा शिक्षक वही है जो इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करे। कैसे करेंगे? तो इसके लिए तीनों उद्देश्यों को विस्तृत हमने यहां पर लिख दिया है। इसको आराम आराम समझिए, नीचे जो लिखा उसको जैसे जैसे हम बताते वैसे समझिएगा। पहला उद्देश्य जो होता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, कि भाई बच्चे को ज्ञान देना शिक्षण का पहला उद्देश्य है। बच्चे को जानकारियां देना शिक्षण का पहला उद्देश्य है। कि यदि बच्चे को हम जानकारी ही ना दे पाए, यदि बच्चे को हम ज्ञान ही ना दे पाए, तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो पहला उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हम बच्चे को जानकारियां दें, बच्चे को ज्ञान दें। अब ज्ञान देंगे कैसे? तो इसके लिए इन्होंने इसे कितने भागों में बांटा? 1 2 3 4 5 6। इसे आप रट लीजिएगा। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यानी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये 5 या ये 6 पार्ट में इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को बांटा। कि जब शिक्षक क्लास के अंदर जाए तो सबसे पहले वो क्या करे? सबसे पहले बच्चे को उस विषय की जानकारी दे कि भाई मैं आपको गंगा रिवर के बारे में पढ़ाने आया हूं। फिर बच्चे को समझाए, समझने के बाद बच्चे उसका प्रयोग करें, नदी का चित्र बनाएं, बच्चे नदी के फोटो कलेक्ट करें। उसके बाद विश्लेषण यानी डिटेल में उस चीज को बताएं टीचर की भाई गंगा नदी कहां से निकलती, कहां जाती, कौन कौन से शहर उसके किनारे बसे हुए हैं। फिर संश्लेषण, उसको परिभाषित कर दे शिक्षक कि भाई यहां से निकलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी को हम गंगा नदी कहते हैं। और फिर शिक्षक क्या करे? मूल्यांकन करे कि हमने जो बच्चे को पढ़ाया है वो जानकारी बच्चे तक कितनी पहुंची है। तो ये 6 क्रिया करके हम किस उद्देश्य को पाते हैं? हम ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। जो शिक्षण का पहला और प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के द्वारा बच्चे को जानकारी देना। अब यहां से सवाल 3 तरीके से बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर या प्रथम स्तर कौन होता है? तो आपके सामने क्या लिखा है? ज्ञान। यानी ये शिक्षण का क्या होता है? शिक्षण का निम्नतम स्तर या प्रथम स्तर, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर क्या होता है? तो आपके सामने लिखा हुआ है मूल्यांकन। सबसे उच्चतम या सबसे अंतिम स्तर क्या होता है? मूल्यांकन। या आपसे कोई इसमें 4 उठा के और उसका सीरियल पूछा जा सकता है कि भाई उसमें ऑप्शन दिया ज्ञान, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और कहा इसको सीक्वेंस में लगाओ, इसका सही क्रम क्या होगा। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि भाई ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चे को जानकारी दी जाती है। सबसे पहले बच्चे को हमने ज्ञान दिया, फिर बोध कराया, फिर प्रयोग कराया, फिर विश्लेषण कराया, फिर संश्लेषण करा और फिर हम मूल्यांकन किया, ताकि बच्चे को इसको फैन को थोड़ा इधर करो, ये इसका वो ऊपर करो, फोकस करो। हाँ, ऐसे कर लो, बस ठीक है। अब जब बच्चे को किसी भी विषय की जानकारी मिल गई, किस उद्देश्य के द्वारा? ज्ञानात्मक उद्देश्य के द्वारा। अब जब बच्चे को जानकारी मिल गई तो हमारा दूसरा उद्देश्य क्या है? कि बच्चे के भावों को बदलें, बच्चे की समझ, बच्चे की जो फीलिंग्स हैं, उसकी भावनाएं उन्हें बदलें। और भावनाओं को बदलने के लिए 5 तरीके बताए। पहला तरीका है आग्रहण या अनुकरण।
यानी रिसीविंग या इमिटेशन, जो आप बोलेंगे, जो आप कहेंगे, बच्चा उसको रिसीव कर रहा है, बच्चा उसको दोहरा रहा है। इससे क्या होगा, रिस्पांस मिलता है, हमें पता चलता है कि बच्चा किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, और उस आधार पे हम बच्चे का इवेल्युएशन कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे की भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे बच्चों में किसी विषय का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, संप्रत्यय डेवलप होता है, और बच्चे का चरित्र निर्मित हो जाता है, उसका कैरेक्टर बन जाता है। तो भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्यय, चरित्र निर्माण, यानी रिसीविंग, रिस्पॉन्स, इवोल्यूशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, यानी उसका चरित्र निर्माण हो जाए। इस प्रकार हम जो है बच्चे के भावात्मक पक्ष को बदलने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की भावनाएं बदलें। यहां आपको रटना नहीं है, यहां से एक ही सवाल बनता है कि भावनात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, तो चरित्र निर्माण। यह पूछा जा सकता है चरित्र निर्माण शिक्षण के किस पक्ष का हिस्सा है, तो भावात्मक पक्ष या भावात्मक उद्देश्य का। ठीक है, फिर समझिएगा कि सबसे पहले क्लास में जाकर हम बच्चे को जानकारी देंगे। जानकारी देने के 6 तरीके हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। फिर बच्चे की भावनाओं को बदलेंगे। भावनाओं को बदलने के लिए आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और चरित्र निर्माण। और इसके बाद हम बच्चे से वो काम करवाते हैं कि भाई हमने गंगा नदी के बारे में बच्चे को पढ़ा दिया, गंगा नदी के बारे में बच्चे की भावनाएं भी विकसित हो गई हैं। अब बच्चा करता क्या है, तो स्टिमुलस, सबसे पहले उद्दीपन, हम उस परिस्थिति में बच्चे को ले जाते हैं, वैसी चीजें उसको दिखाते हैं ताकि बच्चा उस पर क्रिया करता है। इससे अगर क्रियाओं में कुछ गड़बड़ हो गई तो हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चा उसे जो है समन्वित करता है, कोरिलेट करता है, और कोरिलेट करने से उसके स्वभाव में वो चीज आ जाती है, और स्वभाव में आने से बच्चे की आदतों का निर्माण होता है। तो बच्चों की आदतों का निर्माण किस पक्ष के द्वारा होता है, तो क्रियात्मक पक्ष के द्वारा होता है। तो ये शिक्षण के 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और यही शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य को पाने के लिए ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन की क्रिया की जाती है। भावात्मक पक्ष को पाने के लिए आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, चरित्र निर्माण किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य होता है उद्दीपन, क्रिया करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। तो इस प्रकार हम बच्चे के अंदर जो है सारी चीजों को विकसित करते हैं कि बच्चा जानकारी भी पा जाए, बच्चे की आदतें भी बन जाए, बच्चे का चरित्र भी निर्मित हो जाए। तो शिक्षण वही होता है जो इन तीनों पक्षों को लेकर चले, इन तीनों पक्षों के बारे में बात करे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये 1956 का है, 1956 में दिया था ब्लूम ने। 2001 में इसमें थोड़ी सी चेंज आ गई है भाई, 2001 में इसमें परिवर्तन आ गया है, और वो परिवर्तन किसमें आया है, ज्ञानात्मक पक्ष में। ज्ञानात्मक पक्ष के ये सारे पहलू बदल दिए गए हैं, क्योंकि आज हम साइकोलॉजी में बार बार ये बात कहते हैं कि शिक्षण वही है जहां बच्चे ज्ञान की रचना करें, शिक्षण वही है जहां बच्चे अपने आप सीखें। और इसमें हमें लग रहा है भाई ज्ञान भी हम देंगे, बोध भी हम कराएंगे, प्रयोग बच्चा अपने आप करेगा, बाकी सारी क्रियाएं हम ही करा रहे हैं। तो इसमें बच्चे को न्यूट्रल कर दिया गया है, इसलिए 2001 में इसमें थोड़ा चेंज आ गया है। और चेंज आने के बाद नई जो है, अभी कई परीक्षाओं में नई श्रेणी पूछी गई है कि नया क्लासिफिकेशन ब्लूम का पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर नया क्लासिफिकेशन हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, तो नए वाले क्लासिफिकेशन में भी 6 चरण हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले नंबर पे इन्होंने याद रखा है रिमेंबर। सबसे पहले हम बच्चे को किसी भी चीज की याद कराते हैं, ठीक है, फिर उसे समझाते हैं। दूसरे नंबर पर क्या रखा है, समझ, इससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तीसरे नंबर पर क्या है, व्यवहार। तो याद, समझ, व्यवहार, विश्लेषण, मूल्यांकन, रचना। चौथे नंबर पर विश्लेषण, 5वें पर मूल्यांकन, और सबसे लास्ट में रचना, यानी ज्ञान का निर्माण। रचना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जो ये 1956 का क्लासिफिकेशन था, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये अब बदल चुका है। 2001 में ये इस प्रकार हो गया है, याद, समझ, व्यवहार, विश्लेषण, मूल्यांकन, रचना, यानी कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, बिहेवियर, इवैल्यूएशन, एक्सप्लेनेशन, इवैल्यूएशन और क्रिएशन, ज्ञान की रचना। तो अगर नया वाला पूछा जाता है तो याद, समझ, व्यवहार, विश्लेषण, मूल्यांकन, रचना आप बताएंगे। पुराना वाला पूछा जाता है तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन बताएंगे। 2001 में आया, अपनी कॉपी वगैरह आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं 2001 में
ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष को परिवर्तित करते हुए उसे पुनः दोबारा 6 भागों में बांटा गया, याद, समझ, व्यवहार, विश्लेषण, मूल्यांकन, रचना। क्योंकि अंतिम उद्देश्य शिक्षण का यही होता है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करें। और यहां पर मूल्यांकन अंत में था, लेकिन यहां पर रचना होने के कारण ये ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा मनोवैज्ञानिक है, बाकी किसी पक्ष में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। ये जो बोर्ड पर सामने आपकी कहानी लिखी है आपको 1 नंबर देकर जाएगी। इसी के साथ ब्लूम टैक्सोनॉमी भी यहां से कंप्लीट होता है। ब्लूम से सवाल आता जरूर है। आई होप हमने जो समझाने की कोशिश की है वो आप तक पहुंच गई होगी। तो ये क्लास भी यहीं तक, छोटी सी क्लास थी, और यहां से आपको नंबर मिलेगा जरूर। 2001 वाला जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय और जो नई नई परीक्षाएं हो रही है उसमें नया वाला ही पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।